नमस्कार, मैं मंटून कुमार। आज शिक्षक दिवस है और 12 करोड़ डिग्रीधारी लोग बेरोजगार हैं। सभी पोस्ट खाली हैं। सरकारी विभाग की बात की जाए तो सीबीआई जैसे पद, ईडी जैसे पद भी खाली पड़े हैं। अलग अलग रूप में केंद्र सरकार के पास लगभग 5 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसमें 54 मंत्रालय भी शामिल है। अलग अलग मिनिस्टर भी उसमें शामिल है। मिनिस्ट्री का पद अगर सिर्फ केंद्र सरकार आज चाहे तो 5 लाख पद भर सकता है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो बात ही निराली है। चलिए, आज शिक्षक दिवस का मौका है, हम सब के लिए खास होता है। 5 सितंबर का दिन एक ऐसा दिन होता है जब हम अपने गुरुओं के द्वारा किए गए मार्गदर्शन और ज्ञान के बदले हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। इस मौके पर मौजूदा वक्त में परिस्थिति बदल गई है, डिजिटल का जमाना है और तभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी तस्वीरें साझा कर अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मौजूदा वक्त में शिक्षकों के प्रयास और अनेक मार्गदर्शन के कारण ही हम आज जहां भी हैं खुश हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हम प्रकाशित हैं। लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर अपने गुरुओं का सम्मान आज किस रूप में किया जाए, अभी भी असमंजस बना हुआ है। देश में लोगों की नौकरी जा रही है। प्राइवेट शिक्षकों की संस्थान कोरोना काल से ही तालाबंदी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनकी नौकरी भी नहीं हो पा रही है, और सरकारी विद्यालयों की बच्चों को पूछता कौन है। फिर भी इन्हीं बच्चों के नाम पर, इन्हीं बच्चों के आधार पर सरकार विकास की माला जो है बूंदने और गूंथने का काम करती है। और चुनाव भी नजदीक है और इसको लेकर फिर सरकार दलित कार्ड खेलने वाली है। चलिए, शिक्षकों की बात करें तो देश में प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 10 लाख पद खाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6000 पद खाली हैं। 363 स्टेट यूनिवर्सिटी में 63,000 पद खाली है। पुलिस विभाग की बात कर लेते हैं। पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। पूरे देश में पुलिस विभाग की बात की जाए तो लगभग 5,50,000 पद खाली है। इंजीनियर कॉलेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मोटे रकम देकर जो है बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी पद खाली पड़े हैं। 1,22,000 पद खाली है। और आईआईटी एनआईटी में भी पद खाली है। देश में अस्पतालों की बात कर लेते हैं तो देश में टोटल 36,000 अस्पताल, 2 लाख से ज्यादा पद उस अस्पतालों में खाली है। और इतना ही नहीं, स्टेट्स की बात की जाए तो इनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं उसमें 14 लाख से अधिक पद खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, टेक्निकल तौर पर 50 से अधिक पद जो है खाली पड़े हैं। आज शिक्षक दिवस है, उनके जिक्र आईआईटी की बात कर ले। देश में 7 आईआईटी है, जैसे गुवाहाटी, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, बीएचयू और दिल्ली। इन सभी के छात्रों को जोड़ दिया जाए तो कुल जो है 7,000 छात्र हैं। और उनके फैकल्टीज को जोड़ दें तो इनके फैकल्टीज यहाँ भी अधिकांश पद खाली पड़े हैं और गुरु की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है और छात्रों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। देश के भीतर जो इतने तादाद में अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वे रेगुलर भी नहीं है। अधिकांश शिक्षक रेगुलर की बात की जाए, रेगुलर नहीं, उनकी संख्या पर बात की जाए तो लगभग 6.5 लाख से भी अधिक है। जो इस दौर में उनकी रोजी रोटी कैसे चल रहा है, कैसे इन लोगों की जीवन यापन हो रहा है, इस पे सरकार का कोई जो है दूरगामी प्रभाव नहीं है। सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है। और जनता, कोई नहीं जनता होगा उनका पेमेंट नहीं हो, कौन जानता है कि उनका पेमेंट हो रहा होगा, उनके घर में भोजन पक रहे होंगे, पकवाने पक रहे होंगे। और दूसरी और बात की जाए रेगुलर की तादादों में, शिक्षकों की बात की जाए तो उनकी संख्या पर बात की जाए तो वर्ष के रूप में ये आंकड़े जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि 2014 में जो रेगुलर शिक्षक थे 10,50,000 थे और घटते घटते 15-12 लाख 50,000 हो गए। ये शिक्षकों की स्थिति है। इस पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शिक्षक है वर्ग के लोग हैं वो हमारे साथ है। ब्रज किशोर जी हैं, सौरभ जी हैं और हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं। ये शिक्षक है, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या परिदशा है, किस स्थिति में शिक्षक और छात्रों को छोड़ा गया। क्योंकि देश में हम जिस चौकीदार को देश सौंपे थे, क्योंकि
उन्होंने अपने आप को, जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था मुझे, हम देश के चौकीदार हैं, और जिस देश के चौकीदार को मैंने देश सौंपा था, आज वो चौकीदार इस तरह बेघर हो गए हैं कि हमारे देश में बेरोजगार पैदा हो गए हैं और बेरोजगारी की ट्रेंड चल रही है। सरकार आज तक इस पे कोई जवाब नहीं दे रही है। लगातार बच्चे ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, सरकार तुरंत जवाब देती थी। पीयूष गोयल भी आके जवाब दिया करते थे, वाणिज्य मंत्री, लेकिन यहाँ कोई जवाब मिल नहीं रहा है, जिसके कारण छात्र भी खामोश है। रेलवे जैसी संस्थान, रेलवे, एसएससी, आईटीबीपी जैसे संस्थान बच्चे को रोजगार देती थी। प्रत्येक बच्चे इसी आशा में पढ़ाई करते थे, शिक्षकों के पास जाते थे, लेकिन आज जिस शिक्षकों के सहारे बच्चे पढ़ते हैं, उनसे बच्चे सवाल करते हैं, सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं हो रही है। चलिए, हम लगातार आप लोगों से इसी तरह जुड़े रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो शिक्षक हैं ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी, क्या लगता है, आप लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं, कंपटीशन के बच्चे को पढ़ाते हैं, आपके पास बच्चे आते हैं तो बच्चे सवाल अधिकांशतः क्या करते हैं, और आप लोगों की अभी जो स्थिति है तालाबंदी से अब तक कैसी स्थिति है, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोई आपने जो ये लाइव कार्यक्रम आयोजित किया है, और लाइव कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी बंधुओं, उनको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो ये कार्यक्रम है चौकीदार वर्सेस बेरोजगारी, तो मैं इस पे कुछ दो शब्द पहले बोलना चाहता हूँ, फिर उसके बाद शिक्षकों की क्या स्थिति है उस पे आऊंगा। चौकीदार, जो सरकार ये कह के आई थी कि मैं भी चौकीदार, उनके शासनकाल में ये देखने को मिल रहा है कि उनकी चौकीदारी कहाँ तक हो रही है, कहाँ तक जा रही है। यहाँ उन्हीं के देश से उन्हीं के लोग पैसे लेके विदेश में जाके ऐश मौज करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और हमारी देश की जो है अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही है। तो आपकी चौकीदारी कहाँ गई? आप तो चौकीदार के लायक रहे नहीं। और हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं, तो अभी बेरोजगारी का इतना आलम फैला हुआ है। सरकारें तो एग्जाम लेती है, अब एग्जाम ही सिर्फ बेरोजगारी दूर करने का जरिया नहीं है। बेरोजगार बहुत तरीके से लोग बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन हम एक मुद्दों पे बात करते हैं जिसमें हम एग्जाम की बात करते हैं। सरकार वैकेंसियां तो निकालती है, एग्जाम भी होते हैं, लेकिन पहले जो एग्जाम 2 चरणों में हुआ करती थी, प्री और मेंस, और लोग क्या करते थे, इस पास करने के बाद जॉब में जाते थे। अब क्या होती है, यही एग्जाम 5-6 चरणों में जाती है। पहले प्री होता है, फिर मेंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। पता चलता है कि वहां जाके भी ये मामला निपट गया, पुनः एग्जाम की बात करते हैं, पुनः एग्जाम हो जाता है। जो गरीब बच्चे घर से आते हैं पढ़ने के लिए, उनके माँ बाप किसी तरीका से पैसे इकट्ठे करते हैं और बार बार पूछते हैं कि बेटा क्या इस बार जो एग्जाम एसएससी को दिए हो, क्या उसमें तुम्हारी क्या संभावना है? तो बड़ी बहुत खुशी होकर कहता है माँ इस बार तो मेरी पक्की मानो, इस बार निकल जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ये पता चलता है अरे इसका पर्चा ही लीक। समझ जाइए कि उस माँ बाप की क्या स्थिति बिकती होगी, जो 100 रुपये 200 रुपये कमाता है, 50 रुपये में अपने जीविकोपार्जन करता है, और वो 150-200 रुपये बचा के, 150-100 रुपये बचा के और अपने बच्चों के लिए रखती है कि हमारे बच्चे क्या हो, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, देश की सेवा करें। लेकिन यहाँ देश के जो शासनकर्ता, देश के गद्दार हैं, उनकी ये स्थिति है, एग्जाम तो होने ही नहीं देते, उनको क्या किसी न किसी तरीका से फंसा के रख देते हैं। अब हम आते हैं शिक्षक, तो अभी शिक्षक की स्थिति, वैसे भी शिक्षक जो होता है उसकी स्थिति दयनीय रहती ही है, क्योंकि किसी प्रकार वो अपने पढ़ा लिखा के जीवन यापन करता है। जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है, शिक्षक की स्थिति तो चरमराई हुई है ही। ऊपर से क्या हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था इतनी क्रूर है कि सारे चीज को चालू कर, कोरोना काल में हर एक चीज का खुला हुआ, लेकिन शिक्षण संस्थान ही क्या है कि बंद किए हुए। ऑनलाइन पढ़ाई की बात सरकार कर रही है, सरकार डिजिटल इंडिया की बात करता है। हमें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए, मुझे डिजिटल गांव चाहिए। जब तक डिजिटल गांव नहीं बनेगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके पास लैपटॉप नहीं होगा, उनको चलाना नहीं आएगा, मोबाइल फोन नहीं होंगे, डिजिटल गांव नहीं बनेगा, तो फिर कैसे वो लोग पढ़ पाएंगे? इसीलिए सरकार से ये बात होनी चाहिए कि डिजिटल इंडिया की बात आप पहले छोड़िए, आप धरातल पे आइए, डिजिटल गांव की बात कीजिए, गांव को डिजिटल बनाइए, उन बच्चों को उस लायक बनाइए जिनके माँ बाप हैंड टू माउथ की जिंदगी जीते हैं। रोजी रोटी के लिए आप दिन भर कोई काम करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, फिर उसी पैसे से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर वो बच्चे बेरोजगार रह गए, 1-2 साल बेरोजगार रह गए, तो फिर उनको कर्ज हो जाता है, और वो कर्ज के तले इस प्रकार दब जाते हैं कि फिर वो जिंदगी में कभी उठ नहीं पाते हैं। अगर में भी उनके साथ बीमारियां आ गई, तो बीमारियों के कारण और इतने दब जाते हैं कि पढ़ना तो उनकी मुश्किल की बात, और दूसरे काम भी नहीं कर पाते हैं,
इसीलिए सबसे पहले शिक्षा को क्या करना होगा, महत्वपूर्ण करना होगा, शिक्षा पे हम ध्यान देना होगा। जब आप शिक्षा पे ध्यान नहीं दीजिएगा, शिक्षकों को उनके रोजगार के बारे में ध्यान नहीं दीजिएगा, तो तब तक क्या होंगे, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। शिक्षक, आप तो शिक्षक बहाली के नाम पे वैकेंसियां निकाल देती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, बिहार टेट जो 2017 में हुई थी, अभी तक उसकी बहाली की प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है, पूरी 3 साल होने वाली है। दूसरी, बिहार स्टेट के नाम पे एक वैकेंसी आई थी 2019 में, उसकी तो एग्जाम बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के पहले 28 जनवरी को हुआ, कुछ जगहों पे कैंसिल होने के बाद फिर 26 फरवरी को हुआ। लेकिन सारे अच्छी प्रक्रियाओं होने के बाद क्या हुआ कि रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सरकार पुनः इस कोरोना काल में, ऐसे महामारी के समय में क्या किया कि एग्जाम लेने की बात कर रही है। क्या ये पॉसिबल लग रहा है कि सरकार इस कोरोना काल में भी उन शिक्षकों को, जो देश के निर्माता हैं, जो देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को कोरोना काल में एग्जाम के दौर में, जो कि उनके शहर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पे क्या सेंटर को बना दिया। क्या उन सेंटरों पे पहुंच के ये नहीं हो सकता? चलिए बर्जिया जी, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे लगातार। हमारे साथ सौरभ जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, और हमारे साथ जो है उसके बाद चंदन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो ये बताइए सौरभ जी, जो हालात है, जो हालात है शिक्षकों की जो स्थिति है और छात्रों की स्थिति है, क्योंकि कोरोना काल से जो प्राइवेट शिक्षक है वो तालाबंदी है, उनका संस्थान बंद है, लेकर तो क्या आप लोगों की राय? नमस्कार मंटून जी, सबसे पहले तो मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक कि शिक्षकों की हालात की बात है, तो कोरोना काल तो अभी 2020 में ये कोरोना काल हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दशकों में जाएं तो आपको यह पता चलेगा कि शिक्षकों की स्थिति पहले भी काफी अच्छी थी नहीं। एक निजी विद्यालय में किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिए तो उनकी क्या आर्थिक स्थिति रहती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और कोरोना काल में तो जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया और जिस तरीके की स्थितियां देश में पैदा हुई, उसके दौरान आप देखें तो जो भी निजी विद्यालय के शिक्षक हों या निजी कोचिंग संस्थानों के शिक्षक हों या जो होम ट्यूटर हों, जो कुछ भी शिक्षक हैं, उनकी हालात ये है कि वो अपने जीवन जीने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए मौजूदा वक्त में अपना जो प्रोफेशन है, जो सबसे पसंदीदा, चूंकि शिक्षक वही बनता है जो कि देश के निर्माण में अपना सहयोग देने की चेष्टा रखता है। वो सोचता है कि वो एक सम्मान की जिंदगी जो है वो जिएगा और देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। तो उनको अपनी इस सबसे प्रिय जो प्रोफेशन है उसको बदलना पड़ा। और कहीं पे आप देखेंगे तो वो लकड़ियों की कटाई करता है, तो कहीं पे कुछ मजदूरी जो है वो करता है। और जहां तक कि सरकार की बात है, तो सरकार ने अभी तक कभी भी शिक्षकों को एक मुख्य धारा के रूप में ही नहीं है। इसको एकदम ये समझिए कि शिक्षकों से उनको कोई लेना नहीं, ऐसी उनकी रवैया रही है। हमेशा से ही उन्होंने शिक्षक को हाशिए पे रखा है। ना तो कभी कोई नीति रही है इसको लेकर के, और ना ही कभी उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी कानून या कोई भी फंड जो है वो शिक्षकों के लिए मुहैया कराया है। किसी भी प्रकार की मदद जो है वो शिक्षकों की नहीं की गई है। जहां तक कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के है, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप पिछले कुछ सालों में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो बिहार में ही होती है, बिहार को ही अगर आप देख लें, तो कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिना हाई कोर्ट में जाए बगैर पूरा नहीं होता है। ये एक स्थिति है। साथ ही साथ उस विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति क्या होगी जहां पे शिक्षक ही नहीं होंगे। जो ये बात कोरोना काल से पूर्व की मैं बात कह रहा हूँ। अभी क्या स्थिति है कि अभी तो एक तो स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, तो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, कैसे वो लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो महंगे एंड्रॉयड फोन है और ना ही लैपटॉप है, ना ही आप कहीं किसी सुदूर गांव में जाएंगे तो ना तो बिजली की अच्छी व्यवस्था भी है। तो ये स्थिति है हमारे देश की। तो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये हमारे देश के जो भी युवा वर्ग हैं, इनको ये मानसिक रूप से पंगु बना
देना चाहते हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि अगर सरकार से किसी भी प्रकार का सवाल करने का जो एकाध लोग जो थे जो सवाल करते थे, तो उनको जो कई प्रकार के उपनामों से जो है वो बुलाया गया, उनको कई प्रकार के उपनामों से बुलाया गया। और अभी जब सवाल करने की सौरभ जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। ठीक है, हम ये उस बात पे नहीं जाना चाहते हैं कि किसको क्या समझ गया। हम ये समझना चाहते हैं, हमारे जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े, हम ये चाहते हैं कि उनकी जो शिक्षक है उनकी मौजूदा वक्त में हालात है जो मौजूदा वक्त में हालात देश के निर्माता शिक्षक होते हैं, और मौजूदा वक्त में उसकी क्या स्थिति है, जो प्राइवेट की क्या स्थिति है, जो प्राइवेट उसकी क्या हालात, उनकी जो प्राइवेट शिक्षक है वो तो जो प्राइवेट शिक्षक है वो तो सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है, ना उसको मदद मिल जा रहा है, ना उसको शिक्षकों के सहारे। क्योंकि मैंने आंकड़ा बताया था, उन आंकड़ों में जो है सॉरी शिक्षक है जो अलग अलग उनके पद खाली है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज पद खाली कर ले, या जो है जो है स्कूल की बात कर ले, या स्कूल तो अपर प्राइमरी की बात कर ले, तो पूरी जगह कहीं ना कहीं सीट खाली है, बात कर ले तो इसको लेकर कहीं ना कहीं या बहाली की प्रक्रिया है, उस पर बहाली की प्रक्रिया को देखा करता है, या चुनाव के समय जो है उस मुद्दे को लेकर आती है, बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जो है भाजपा की रुपया वोट दिया जाए, जो है इस बात को समझा जाए। यही बात मैं अभी कह रहा था कि जैसे कि आपने कहा कि जो शिक्षकों की हालात है, तो वही मैं बताया कि आप देखें कि शिक्षकों को अभी अपने जो प्रोफेशन है वो बदलना पड़ा है। कुछ लोग जो है सो मजदूरी कर रहे हैं अपना भरण पोषण करने के लिए, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अनुदान वगैरह जो है वो नहीं दिया गया, ना तो कोई भी मदद जो है आर्थिक मदद न दी गई। तो ऐसे कहीं से भी कोई भी उनको मदद नहीं दी गई। साथ ही साथ जो भर्ती प्रक्रियाओं की बात है, तो इस पर मेरा यही कहना है कि जो सरकारें हैं वो यही चाहती हैं कि जो शिक्षक हैं या फिर जो भी युवा वर्ग हैं वो मोटे तौर पे दिमागी रूप से पंगु बन जाए, ताकि वो किसी भी प्रकार के सवाल जो है वो सरकार से ना करे। जहां तक कि विद्यालयों में खाली शिक्षक की बात है, पदों की बात है, तो वो कोई भी पद जो है वो कभी भी ठीक रूप से 5 साल 6 साल में एक बार में भरा नहीं जाता है। ऐसे कई सारे पद जो है वो खाली हैं, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं या फिर जो केंद्र सरकारें हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से उन्होंने शिक्षकों को लेकर के मुख्य धारा में आकर के कभी भी कोई भी ना तो नीति की बात की है और ना ही कभी उनको किसी भी प्रकार की मदद देने की बात कही है। चाहे ये कोरोना काल के समय की बात हो या कोरोना काल से पहले की बात हो। कोरोना काल में तो स्थिति और जो है वो बद से बदतर हो गई है। बहुत तो ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपनी एक वक्त की रोटी ही नसीब हो पाती है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, हमारे मित्र भी ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जिनका आए दिन मुझे फोन आते रहता है कि इस स्थिति में हम लोग क्या करें। उनको मजबूरन वश जो है वो या तो कभी कुछ तो ऐसे भी शिक्षक है जो ठेले चलाने पे मजबूर हो चुके हैं। तो अब आप एक बात बताइए कि जो एक देश के निर्माता हैं वो आज अपनी लड़ाई के लिए भी लड़ने की चेष्टा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको उस लड़ाई को लड़ने के लिए भी उसे खाने जुटाने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो लड़ाई लड़ पाएगा। तो ये स्थिति है हमारे देश की। सबसे पहले देश के तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हालात है शिक्षकों की अभी बनी हुई है, शिक्षकों के जो प्राइवेट शिक्षक है, सरकारी से जो प्राइवेट शिक्षक है वो पढ़ाई करते हैं, उनकी क्या स्थिति है, और छात्रों के बीच उनकी जो है अभी जो संवाद है वो कैसे होता है? तो बोला जाएगा अभी जो आप लोगों की जो स्थिति है तालाबंदी से लेकर अब तक आप लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते, क्या स्थिति है अभी आप लोगों की? सबसे पहले देखिए कि जब से ये लॉकडाउन लगा है और तब से शिक्षकों को सुनने वाला कोई नहीं। इसका कारण क्या है कि भारतीय लोकतंत्र जो है अब वितंत्र की ओर अग्रसर है।
सबसे बड़ा कारण है जिसके पास भीड़ है उसका लोग सुनता है, और जिसके पास भीड़ नहीं है लोग उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसकी ओर देखने के लिए भी तैयार नहीं है, ताकि वो मर भी जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं। अभी जो शिक्षक का हालात है, शिक्षक अगर रिक्शा चला रहा है, शिक्षक अगर सब्जी बेच रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए हम श्राप है ना भाई। शिक्षक को देखने वाला अगर कोई नहीं बचा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। न विपक्ष इस पर कोई बोल रहा है, न सरकार इस पर कुछ बोल रही है। और यहाँ तक देखिए तो शिक्षक एक अपने परिवार चलाने तक ही परेशान नहीं है। प्राइवेट टीचर है, कोचिंग चलाता है, तो रेंट भी पे कर रहा है, वो कहीं रह रहा है, उसका भाड़ा भी उसको समय पे देना पड़ रहा है, उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको चंदन जी। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार इशू आ रहा है, जिसको लेकर हम हमारे और आपके बीच जो है, या हम जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं उसके बीच कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो रही है। हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं, सॉरी सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गया है। सौरभ जी बताइए क्या अच्छा कुछ बतला रहे थे पहले, वो बतला दीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उसको कुछ बात बतला रहे थे, उसको बतलाने की कोशिश कीजिए। चलिए बरजेश जी, किसी कारणवश जो है सौरभ जी हमारे से संपर्क से कट गया है। बताइए क्या हालात है अभी। चलिए शिक्षक आप अपनी परेशानी बतला दी है कि आपकी परेशानी क्या है, आंकड़े क्या है, वो आंकड़े हम आपके सामने रख दिए। लेकिन ये हमें बताइएगा जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी क्या स्थिति है। देखिए, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो जनरली तौर पे मध्यम वर्ग के मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी ना तो पारिवारिक स्थिति काफी मजबूत होती है, ना उनका खुद का अपना कुछ स्ट्रेंथ होता है। उनके माँ बाप किसी प्रकार पैसे इकट्ठा करते हैं उनके पढ़ाने के लिए। देखते हैं कि साल 2 साल बच्चे को कुछ हुआ, अगर नहीं हो पाता है तो कर्ज तले में दबने लगते हैं। उनके माँ बाप हमेशा ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि आने वाले अगले एसएससी, रेलवे, कोई वैकेंसियां में मेरे बच्चे को क्या होगा, एग्जाम होगा, वो पास करेगा, नौकरियां मिलेगी, तो हमारे जितने भी कर्ज हैं वो कर्ज भी दूर हो जाएगा और मेरे बच्चे भी अच्छे जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकार मौजूदा वक्त ऐसा है कि सरकार इस कदर वैकेंसियां लाती है, लेकिन वैकेंसियां को बीच मझधार में, जिस प्रकार नाव जाके मझधार में जाने के बाद फंस जाता है, उसी प्रकार वैकेंसियां बीच मझधार में जाके फंस जाती है। और वो बच्चे क्या होते हैं, हताश होकर निराश हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो इस हालात में पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। और जब वो सुसाइड कर लेते हैं तो सोच सकते हैं उनके गरीब माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा। लेकिन सरकार की ये सोच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कि क्या मतलब वैकेंसियां बढ़ाएं, रोजगार के अवसर प्रदान करें, इन पे उनका कोई नजर ही नहीं जा रहा। जब चुनाव का दौर आता है तो कुछ विभाग में तो वैकेंसियां निकाला जाता है, लेकिन जब तक प्री एग्जाम होता है तब तक चुनाव आ जाते हैं। चुनाव संपन्न हो जाता है, पता चलता है कि फिर 3 साल सरकार सो गई। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया है कि बीटेट का एग्जाम 17 में हुआ था, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 3 साल बीत चुके हैं। 2019 में 18 में एसएससी एग्जाम हुआ था सीजीएल, जिसका अभी तक क्लियरेंस नहीं हो पाया है। समझ सकते हैं कि जो एग्जाम 3 साल तक क्लियर नहीं कर पाया, वो एग्जाम बच्चे उस उम्मीद में बैठे हुए हैं, तो फिर उनका खर्च तो बढ़ ही रहा है, खर्च तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो उनके ऊपर कर्ज हो रहा है। बाद बाकी सरकार क्या करती है, उन्हीं एग्जाम को फंसा के रख देती है, जिससे उनका स्थिति और दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहा है। चलिए ब्रज किशोर जी, ये बात ठीक है। क्या ऐसा हमें बताइए कि सरकार जो भी सरकार की नीति है, क्या सरकार की नीति सिर्फ चुनाव जीतकर राजनीति करना है या देश को चलाना भी है? क्योंकि देश अगर चलाना, इस पे हमें थोड़ा फोकस दीजिए। क्या राजनीति सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ, या क्या देश के भविष्य के साथ जो मौजूदा वक्त की सरकार है या जो भी है, जो राजनीतिक दल है, क्या उसकी नीति बदल गई है? जो नीति था वो नीति कहीं ना कहीं खत्म हो गई, ऐसा है लगता है? सरकार की नीतियां तो पूर्णतया बदल चुकी है। जैसा कि आजकल हम लोग मीडिया में देखते हैं, सरकार वैकेंसियां तो निकालती नहीं है, अच्छी बहालियां तो करती नहीं है, लेकिन ये प्रलोभन दिया करती हैं कि SC/ST के परिवार के बच्चे अगर ये कोई मरते हैं तो उनके एवज में हम क्या करेंगे कि उन्हें नौकरियां देंगे। ये क्या है कि चुनावी जुमला है कि आपके SC/ST में कोई अगर कुछ हुआ तो उसके बाद बदले में आप नौकरी देंगे। आपके पास वैकेंसी ही नहीं है तो आप नौकरी कैसे दीजिएगा?
आप तो आपकी मंशा इसमें स्पष्ट जाहिर हो रही है कि आप चुनाव जीत के सत्ता में आना चाह रहे हैं। आपको 4 साल पहले आपके पास वैकेंसियां नहीं थी, अभी आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में 48,000 सीटें खाली है जिसपे हम बहाली करने जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में इतने सीट खालियां हैं। आपकी ये सारी बातें जो है सिर्फ चुनाव तक रह जाएंगी। फॉर्म फिलअप होगा, उनसे सरकार की पैसा उगाही होगी, सरकार के पास पैसा आएगी, पैसा को क्या करेंगे, वो चुनाव में खर्च करेंगे, जीत के पुनः सत्ता में आएंगे और वो वैकेंसियां उसी प्रकार फंसी रह जाएगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम बिहार एसएससी का बताते हैं, जिसका फॉर्म फिलअप 2014 में हुआ था। फ्री एग्जाम तो हुआ, फ्री एग्जाम होने के बाद क्या हुआ कि वो उसका रिजल्ट बहुत दिन तक फंसाया रखा गया, कैंसिल हुआ, फिर एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया और अभी तक मेन का एग्जाम नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, जब लोग हताश होने लगे तो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि मैं भी बेरोजगार। ये 2-3 दिन से ट्रेंड चल रहा है। तो अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे ट्विटर पे पीयूष गोयल का ट्वीट आया है कि मैं 15 दिसंबर से एनटीपीसी की एग्जाम ले रहा हूँ। इससे क्या जाहिर हो रहा है, बच्चे को एग्जाम लिया जा रहा है। हाँ, 2 साल बाद इससे जाहिर ये हो रहा है कि आपके पास बिहार चुनाव है, आप चुनाव जीत के सत्ता में जाना चाहते हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि 15 दिसंबर से आपका एग्जाम होगा। इतना दिन से आप सोए हुए थे। वो बच्चे जो मतलब कि आज से 3 साल पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फॉर्म फिलअप किए, आप उसका एग्जाम नहीं लिए, लेकिन अभी जब 2-3 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है मैं भी बेरोजगार, तब आपका ट्वीट आता है कि मैं एग्जाम ले रहा हूँ। इससे आपका मंशा जाहिर हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले दे रहे हैं, चुनाव में जीत के सत्ता में आना चाह रहे हैं और अपने क्या कुशासन नीति को, अपनी दमनकारी नीति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ये मंशाएं उनकी साफ दिख रही है। अभी मतलब जो है अब लोग बदलेंगे कब? क्योंकि लोगों कहीं ना कहीं जो है लोगों की एक खामोशी है, बच्चों की खामोशी है। जब बच्चे बदलेंगे, जब छात्र बदलेंगे। और एक बात हमें बतलाइएगा कि जो है लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, वो किस कदर जो है जो सरकार जो हमें हमारी जो मूलभूत सुविधाएं होती है उस सुविधाओं को वो दूर कर इस मीडिया से आपको क्या मीडिया से आपको क्या लगता है, मीडिया किस तरह प्रभावित करता है जो हमारे समाज को अभी के दौर में? बरजेश जी। चलिए हमारे साथ बरजेश जी अब जुड़ गए, हमारे साथ चंदन जी है। चंदन जी बताइए, मीडिया जो है मीडिया जो किस तरह से हमारे जीवन को। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ पहले था और मीडिया का काम वास्तविकता को बताना। आज छोटी छोटी समस्याओं पर मीडिया चुप। आज शिक्षक के जो हालात थे उस पर कोई व्यक्ति एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक समाज निर्माता का काम, आज समाज का निर्माण अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो शिक्षक ही। अगर अपना दायित्व का निर्वहन करना छोड़ दे तो लोकतंत्र क्या, देश का विकास असंभव है और देश कभी भी एक बेहतर देश का निर्माण नहीं किया जाए। सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है, आजादी के 70 साल बीत गए और हम राफेल खरीद के लाते हैं विदेश से। हम अपने टैलेंट को कहाँ खो रहे हैं जो हम राफेल खरीद के लाते हैं और यहाँ बम फोड़ते हैं। हम AK-47 खरीद के लाते हैं और यहाँ बम फोड़ते हैं। तो हमको एक चीज सोचना होगा, और इतने दिन में आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर सोचने की ओर नहीं गया तो शिक्षक का क्या कर्तव्य। हम ये नहीं कहते हैं तो हर शिक्षक ईमानदारी है। एक शिक्षक कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण किए हैं और शिक्षक में जो ये बाजारीकरण घुस गया, कहीं ना कहीं ये शिक्षक समुदाय को भी नुकसान किया और हमारे भारत के भविष्य को भी नुकसान। जब हम लोग पढ़ते थे, हम आपको रोकना चाहेंगे कि जो बाजारीकरण है, जो एजुकेशन का बाजारीकरण है, अगर वो बाजारीकरण नहीं होता तो क्या जो मौजूदा वक्त की जो शिक्षा है, स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं, स्कूल में बच्चे भोजन खाने निकल जाते हैं, तो क्या अगर शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हो पाता तो क्या शिक्षा जो भी बची हुई है, जिसकी स्तर है, जहाँ तक शिक्षा बचा हो, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। सबसे सोचने वाली बात है यहाँ पर, आप सही बात कहें, कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन आप ताजा देख लीजिए दिल्ली को, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल से बेहतर रिजल्ट सरकारी स्कूल से। आप देख लीजिए हमारा JNU, हमारा DU,
जिसमें पढ़ने के लिए लोग विदेशों से आते हैं, तो कहीं न कहीं मानव अपने मूल्यों को खोया है। हम ये देख, हम रोड पर क्यों उतरते हैं कि हमको चावल नहीं मिल रहा, हम रोड पर क्यों उतरते हैं हमको खिचड़ी नहीं मिल रहा, हम रोड पर क्यों उतरते हैं हमको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति ये उतरा है स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा, स्कूल में शिक्षक है कि नहीं है, जो ही टीचर हैं। हम अगर रोड पर उतरेंगे अपने अधिकार के लिए, दुनिया में अगर एक शिक्षा ही ऐसा चीज है जो जहाँ सदियों से अंधेरा है, वहां अगर रोशनी कोई ला सकता है तो वो शिक्षा ही, लेकिन उस रोशनी की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, जिसके कारण वो बाजारीकरण हो रहा है और लोग इसके कारण परेशान हो रहे हैं। शिक्षा का बाजारीकरण कहीं से बेहतर नहीं है। हम टीईटी पास थे, हमको आज नौकरी दे देती सरकार, बिहार सरकार। जब हम पास किए थे ये बोला गया था यहाँ पर जितना पास हो गए ज्यादा पद खाली और टीईटी नहीं, हम लोगों को नौकरी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? तो अंदर अंदर कालाबाजारी हुई। बिहार सरकार तो हर चीज का कालाबाजारी कर रही है। शराबबंदी में शराब का कालाबाजारी हो रही है, सर्टिफिकेट का कालाबाजारी हो रही है, और इस प्रकार के सरकार अपने आप को कहती है विकसित सरकार है, बेहतर सरकार है, तो हमको तो लगता है कहीं से बेहतर नहीं। आज तक शिक्षक समाज के लिए एक शब्द बोला गया कि 8 महीना के लॉकडाउन, 8 महीना से हम लोग का लॉकडाउन है। दिसंबर जनवरी के बाद हम लोगों ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। कैसे परिवार चला रहे हैं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। चलिए चंदन जी, आपसे ये बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हालात है, मौजूदा वक्त की हालात है और आप लोगों की जो तकलीफ है, 8 महीने हो गए लॉकडाउन के, लॉकडाउन ही नहीं और पूरी व्यवस्थाएं चल रही है, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की व्यवस्था है वो व्यवस्था आज पटरी पे नहीं है। हर चीज खुला हुआ है, हर बाजार खुला हुआ है, चुनाव की तैयारियां चल रही है, लेकिन अगर व्यवस्थित नहीं है तो वो शिक्षा व्यवस्थित नहीं है। यह एक कहीं ना कहीं सरकार पे जो है सवालिया निशान खड़ा होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके सहारे आप भविष्य की निर्माण करते हैं और जिस देश को निर्मित करते हैं, और देश के निर्माता और देश का भविष्य जब अंधकार में हो तो आपको सवाल का जवाब देना होगा, और आप खामोश होते हैं। और मौजूदा वक्त की जो मीडिया है वो इस दौर को नहीं दिखला पाती है, क्योंकि जो शिक्षकों की हालात है, सब शिक्षक भिक्षाटन करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तभी जो है बच्चों को वो उतनी प्रेम से पढ़ाते हैं जहां वो देश के भविष्य निर्माण करते हैं। और आप देश का भविष्य किस तरह निर्माण करते हैं वो नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देश का भविष्य निर्माण करने में आप लगते तो ये बेरोजगारी जैसे ट्रेंड नहीं चलते, एसएससी, रेलवे, आईटीबीपीएस ऐसे रेलवे नहीं चलते, और ऐसे डिसलाइक का सामना जो है आपको नहीं करना पड़ता। चलिए बरजे जी, समय का जो है कम ही है, आप बताइएगा अंतिम सरकार से आपकी क्या मांग होगी, क्या चाहते हैं, क्योंकि देश का अलग अलग ट्रेंड चालू है, आप मांग क्या चाहते क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं भी बेरोजगार हूँ, इससे तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि वो बेरोजगारी अपनी चरम पे पहुंची हुई है। क्योंकि हर एक बच्चे जो कि पहले ये बोला करते थे कि मैं भी चौकीदार, वो बच्चे भी बोलते हैं कि मैं भी बेरोजगार। तो इससे ये बदल गया क्या? ऐसा क्या लगता है कि जो व्यवस्था, हाँ जो ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि चौकीदार बोलने वाला बच्चा ये बोल रहा है कि मैं भी बेरोजगार। इससे लग रहा है कि वो बच्चे क्या है कि सरकार से नाखुश हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे रोजगार दो। रोजगार देने का मतलब ये नहीं कि मुझे वैकेंसियां चाहिए और वैकेंसियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। उनका मांग ये है कि वैकेंसियां आए, उनका अच्छा से एग्जाम हो, फिर क्या उसका रिजल्ट आए, हम लोग मतलब कि अपने पद तक पहुंचे। जब हम पद तक पहुंच नहीं पाएंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हम अपने परिवार का विकास नहीं कर पाएंगे। जब हमारे परिवार का विकास नहीं होगा तो फिर हम अपने समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज का विकास नहीं होगा तो फिर हम अपने गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। गांव का विकास नहीं होगा तो फिर शहर का कैसे विकास होगा, फिर देश का विकास कैसे। इसीलिए हम सरकार से ये बात कहना चाहेंगे कि आप डिजिटल इंडिया की बात को छोड़िए, धरातल पे आइए, डिजिटल गांव बनाइए। जब तक परिवार डिजिटल नहीं होगा तो क्या गांव डिजिटल हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है।
आपको हर एक परिवार के बारे में सोचना होगा। आपको फ्री गैस सिलेंडर 5 किलो चावल देने से कोई शिक्षित नहीं हो जाएगा। आपका देश तब सुदृढ़ होगा जब आपके देश में शिक्षा चरम पे होगी, शिक्षा का महत्व दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ की सरकारें क्या करती है, चावल देने का महत्व ज्यादा समझती है, किसी प्रकार प्रलोभन देके क्या किया जाए कि वोट को वसूला जाए। तो अभी वोट वसूलने के लिए कभी चावल, कभी दाल, कभी सिलेंडर फ्री किया जाता है। आप ये फ्री मत करो ना, आप बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कर दो। अभी हाल में आया था कि कॉलेज वगैरह में था कि ओबीसी SC ST के लिए रेडिकल क्लास करके की उसकी तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था होगी। कहाँ चली गई वो व्यवस्था? रेमेडिकल क्लास करके, रेमेडियल क्लास करके ऐसा कुछ ही करके था। हाँ, कहाँ चली गई वो? उसकी तो शुरुआत हुई। आप सिर्फ शुरुआत कर लोगे तो क्या बच्चे विकास कर पाएंगे? कदापि नहीं विकास कर पाएंगे। उसके लिए आपको शुरुआत से लेके उसके चरम तक जाना होगा, और जब तक आप चरम तक नहीं जा पाओगे तब तक बच्चे का विकास नहीं होगा। बच्चे का विकास नहीं होगा तो आप डिजिटल इंडिया की बात करना छोड़ दीजिए। चलिए, जब तक हम डिजिटल नहीं होंगे। चलिए, धन्यवाद। चंदन जी, लास्ट आपका क्या, सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? लास्ट क्या चाहते हैं, सरकार कैसी? स्पष्ट मांग है कि हर गरीब या हर अमीर, हर व्यक्ति को एक समान शिक्षा तभी मिल सकती है जब स्कूल को बेहतरीन किया जाए और स्कूल में पढ़ाई मुख्य उद्देश्य खिचड़ी नहीं हो, पढ़ाई मुख्य उद्देश्य हो। और सरकार को ये व्यवस्था देखनी पड़ेगी तो पढ़ाई कैसे एक आम जन तक पहुंचे, और जब आम जन शिक्षित हो जाएगा तो आज न कल ये देश में परिवर्तन होगा और हर व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को उस अंक में ढाल लेंगे। सरकार से एक ही मांग है कि आप सरकारी स्कूल को बेहतरीन कीजिए, सरकारी स्कूल को खिचड़ी का आटा बना के मत छोड़िए, और यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को नामांकन का आटा बना के मत छोड़िए। वहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए। बस हमारी यही सरकार है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हम आप जो है हमारे साथ, आप लोगों से हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन जो हालात है, आज जो शिक्षक दिवस था उनके उसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से जाना, तो शिक्षक की बात में यह जरूर पता मालूम चला कि जो शिक्षक हमें अपने शिक्षकों मतलब जो है अनेक प्रयास के बावजूद हमें मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि भारतीय जीवन में, बल्कि जो गुरुओं का जो सम्मान है वो ईश्वर के समान है, लेकिन उनकी स्थिति जो है, हमारी सरकार उनकी स्थिति को सही नहीं रख पाई है, जिसको लेकर जो हमारे जो शिक्षक जुड़े उनकी अलग अलग जो है राय थी, विचार थी, लेकिन हमें समझना होगा जो हमें निर्माण करता है उसकी स्थिति पे हम कब तक जो है हम उस पर अमल करेंगे। जो सरकार हम चुनते हैं, सरकार इन शिक्षकों के बारे में सोचेंगे। तब तक दीजिए, चलिए नमस्कार, आज इतना ही। फिर जो है किसी मुद्दे पे आपसे होगी मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे नमस्कार।